हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट्स क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अगर आज आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस जान जाते हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करेंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात है तो पूरे पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास को दो भागों में बांटा गया है। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम लोग बात करें तो उसमें है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, यानी आज़ादी के बाद भारत में किस प्रकार की राजनीतिक घटनाक्रम हुई, हम लोग इस चीज़ के बारे में इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक बात करें दूसरे पार्ट की तो इसी के समकालीन विश्व में किस प्रकार की राजनीतिक घटनाक्रम हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आज़ादी के समय से भारतीय राजनीति किस प्रकार से रही, उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में दिया गया है तो चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का, वो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये है कि राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, इनकी समस्याएं कि मतलब जो है आज़ादी के बाद जब हमारा देश अंग्रेज़ों से 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ तो हमारे देश को एक तरीके से जोड़ना था, एक तरीके से नए तरीके से निर्माण करना था। क्योंकि भारत में पहली बार स्वशासन की स्थापना हुई थी जिसमें कि खुद हम लोग राज करने वाले थे और भारत जो है उस समय कई रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों को विलय करके एक नए भारत को बनाना, एक नए भारत को गढ़ना, नए गणराज्य स्थापित करना बहुत मुश्किल काम था। और भारत की आज़ादी के साथ भारत ने एक बहुत बड़ा जो गम झेला था वो ये था कि भारत के उस समय दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। वो भी एक समस्याएं थी। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि आज़ादी के बाद किस तरीके से भारत को निर्मित किया गया, भारत को बनाया गया और उस जो बनाया गया तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई, राज्यों को जो मिलाकर गणराज्य बनाने का जो संकल्प किया गया था उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई थी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें दूसरे चैप्टर की तो दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत ने उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना था, यानी कि भारत जो है एक लोकतंत्र बन गया था। तो लोकतंत्र में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव होता है। लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है क्या क्या होता है, चुनाव होता है। तो भारत में जो पहली बार चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। तो 1952 में जो पहली बार भारत में चुनाव हुआ तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पार्टी का बोलबाला था। वो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। क्या नाम है उस पार्टी का? कांग्रेस। तो कांग्रेस 1952 के इलेक्शन में, यानी फर्स्ट भारत में पहली बार चुनाव 1952 में हुआ। 1952 के बाद 1957 में हुआ। 1957 के बाद 1962 में हुआ। ये तीन इलेक्शन में केवल और केवल एक ही दल का बोलबाला, एक ही दल का पूरा प्रभाव था, वो दल था कांग्रेस। इसीलिए बोला जाता है कि इस जमाने में केवल एक दल का बोलबाला था, एक दल का दौर था, उस दल का नाम था कांग्रेस। तो इसीलिए हम लोग इस दौर को बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। अगर हम लोग बात करें तीसरे चैप्टर की तो देखिए, आज़ादी के बाद हमारे देश में एक नए शासन की स्थापना हुई थी। तो उस समय भारत के पास जो उपलब्ध संसाधन था उन संसाधनों को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके हमारे देश को आगे बढ़ाना, हमारे देश के लिए एक तरक्की के राह पर हमारे देश को एक तरक्की के राह पर लेकर चलना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उन चीज़ों के लिए भारत को चाहिए था प्लानिंग। उन चीज़ों को के लिए भारत को चाहिए था प्लानिंग, यानी नियोजित विकास की राजनीति का मतलब ये होता है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो उपलब्ध संसाधन था एक समय अंतराल बना के कि भाई हमारे पास जो संसाधन है उसका इस्तेमाल कैसे करना, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम लोग को किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, उस चीज़ के लिए जो प्लानिंग हुआ, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नियोजन विकास की राजनीति। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे चैप्टर की, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उस चैप्टर का नाम है भारत का विदेश संबंध। देखिए, आज़ादी के बाद जब हमारे हाथ में शासन आया उसके बाद जो है हम लोगों का खास तौर पे पड़ोसियों के साथ चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो किस प्रकार से
किस प्रकार का रिलेशन रहा, उन रिलेशनों के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस और भी दुनिया के जो मुख्तलिफ देश हैं उन देशों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा रिलेशन रहा। जहाँ तक हमारी विदेश नीति की बात है, हम लोग का विदेश नीति शुरू से अच्छा रहा है कि हम लोग जो है दुनिया के एक शांति प्रिय देश रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि दुनिया में शांति कायम रहे और हम लोगों ने कभी भी उल्लंघन नहीं किया है किसी भी नियम का। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो भारत का अगर विदेश संबंध की बात करें तो भारत का विदेश संबंध यानी दूसरे देशों के प्रति बहुत अच्छा संबंध है। तो उन्हीं संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत का दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है। ये चौथा चैप्टर में। अगर हम लोग पाँचवें चैप्टर की बात करें तो हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस व्यवस्था की चुनौती तथा उसका पुनर्स्थापना। जैसे कि अभी आप लोग को पहले ही बताया है कि जब भारत में 3 चुनाव हुआ, एक 52 का, एक 57 का और एक 62 का। इन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस ने जीता था। 52, 57 और 62। देखिए 62 के बाद क्या होता है कि अगला इलेक्शन के आने से पहले 1964 ईस्वी में जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे नेहरू जी, उसकी मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। तो नेहरू जी की जब मृत्यु होती है तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस को लीड करेगा कौन, कांग्रेस को आगे नेतृत्व कौन देगा। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर कांग्रेस में कुछ तकरार होती है, कुछ फूट पड़ता है। लेकिन बात फिर संभल जाती है। जब बात तब संभलती है जब जो है 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को बना दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद 1966 ईस्वी में शास्त्री जी की भी जब मृत्यु हो जाती है, फिर वही समस्या खड़ा होता है। तो इस तरीके से कांग्रेस में एक तरीके से महायुद्ध बोलिए या फिर एक तरीके से मतलब पद के लिए, नेतृत्व पाने के लिए एक होड़ मची रहती है। और जिसकी वजह से कांग्रेस जो है 1967 तक जो है ये 2 भाग में बढ़ जाता है। इन्हीं बातों को लेके 1967 तक जब कांग्रेस 2 भाग में बढ़ता है, उसके बाद जो है कांग्रेस का कहा जाता है कि यहाँ से विभाजन हो गया और यहाँ से कांग्रेस का जो मतलब बोलबाला था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 67 के चुनाव में कांग्रेस को भारी परेशानी और नुकसान झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि कांग्रेस एक तरीके से लो हो गई थी, यानी मतलब नीचे हो गई थी। और उसके बाद पुनः 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने अगले इलेक्शन में एक जोरदार वापसी किया था। एक नए अंदाज से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1971 के चुनाव में दोबारा, यानी 1967 ईस्वी में जो कांग्रेस टूट गई थी उसको इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में फिर से उसको उठाया। यानी जो केंद्र में सिर्फ 1967 में उसकी सरकार बनी थी, राज्यों में बहुत सारे राज्यों में नहीं बनी थी, लेकिन 1972 आते आते उन्होंने कांग्रेस को, जो कांग्रेस गिर गई थी, उसको फिर से क्या किया, खड़ा किया। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कांग्रेस की पुनर्स्थापना। यानी जो कांग्रेस जो है फूट पड़ गया था उसको फिर से पुनर्स्थापित, फिर से एक तरीके से स्टेबल किया गया। इस चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें छठे चैप्टर की, तो छठे चैप्टर का नाम है संवैधानिक व्यवस्था पर संकट। देखिए संवैधानिक, हमारे देश जो है वो संविधानों से चलता है। ठीक है, संविधान से चलता है। तो और हमारे देश की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद और इतना अच्छा कानून है कि यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार मिलता है। मतलब बहुत एक इज्जतदार ज़िंदगी रहने का सबको हक मिलता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है एक चैप्टर है संवैधानिक संकट। देखिए संवैधानिक संकट कब होता है कि जब देश में जो सरकारें होती हैं वो सरकार सही तरीके से शासन का संचालन नहीं करती है, संविधान के अकॉर्डिंग वो नहीं चलती है, तब जो है वो संविधान को ताक पर रखकर संविधानों को मतलब मिसयूज करता है, अपने पावर का मिसयूज करता है। उस स्थिति में कहा जाता है कि अब जो है संविधान पर क्या है, संकट है। उस स्थिति में क्या 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 कहा जाता है कि संविधान पर अब क्या आ गया है, संकट आ गया है। मतलब जो है संविधान के अकॉर्डिंग जब कोई शासक वर्ग या चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री के पास जो पावर होता है या फिर कोई भी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, ठीक है, जो भी सत्ता पक्ष होता है, अगर वो संविधान में जो उसको पावर मिला हुआ है उसका गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है, उस सिचुएशन में कहा जाता है कि संवैधानिक व्यवस्था पर संकट। इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश पर कब कब संवैधानिक व्यवस्था पर संकट आया है।
ठीक है। उसके बारे में हम लोग जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाँ तक बात है 7वें चैप्टर की, वो है क्षेत्र आकांक्षाएं एवं संघर्ष। देखिए 7वें चैप्टर का जुड़ाव कांग्रेस से है। आप लोग को बताया गया है कि 1967 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो कांग्रेस से जो नेता लोग निकले तो वो अपने अपने क्षेत्र में जाके उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की। ठीक है, अपनी अपनी पार्टी खड़ी की और अपने क्षेत्र की जो मांग थी, अपने क्षेत्र का की ज़रूरियात जो थी, उन चीज़ों को मुद्दा बनाकर वो आगे बढ़े और इस तरीके से उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेके, ठीक है, एक नया आंदोलन छिड़ गया, एक नया बदलाव आया और उन लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया और जिसका परिणाम आप देखते हैं कि बहुत सारी क्या बनी, क्षेत्रीय पार्टी बनी। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जहाँ तक बात करें 8वें चैप्टर की, तो 8वें चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे समाज में जब पर्यावरण के लिए या फिर नारी सशक्तिकरण के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जब जागरूकता हमारे समाज में आई, उस जागरूकता ने जिन जिन आंदोलनों का जन्म दिया, वो उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं चिपको आंदोलन के बारे में, इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं तारी विरोधी आंदोलन के बारे में, इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं सूचना का अधिकार के आंदोलन के बारे में। तो हमारे समाज में जैसे जैसे जागरूकता आई, उन जागरूकता से जो हमारे समाज के लोगों ने एक बदलाव के लिए जो क्रांति किया, उन्हीं चीज़ों को के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जहाँ तक बात करें 9वें चैप्टर की, तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीति के नए आयाम और लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। ठीक है, गठबंधन की अगर राजनीति की बात है तो इसका भी रिलेशन जो है कांग्रेस से ही है। आपको पता है कि 1967 ईस्वी तक कांग्रेस था। ठीक है, 1967 ईस्वी तक कांग्रेस था, 1967। ठीक है, 1967 तक कांग्रेस था। ठीक है, 1967 ईस्वी में जब कांग्रेस बटा, ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी बनी। तो वो जो छोटी पार्टी थी वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। किसका? कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, यानी छोटी पार्टी जो थी वो कांग्रेस क्या थी, बड़ी पार्टी थी। ठीक है, उसका मुकाबला करने के लिए छोटी छोटी पार्टी बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? जब कांग्रेस टूटा था। ठीक है, कांग्रेस के टूटने के बाद छोटी छोटी जो पार्टी बनी, वो पार्टियां इकट्ठा होकर ही कांग्रेस का मुकाबला कर सकती थी, यानी कि गठबंधन। जो छोटी छोटी पार्टी बनी थी, ठीक है, ये पार्टी जो है इकट्ठा होकर ही वो कांग्रेस का मुकाबला कर सकती थी। जो इकट्ठा होना, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, इसी को हम लोग बोलेंगे गठबंधन। ठीक है, और जहाँ तक बात करें हम लोग 10वें चैप्टर की, तो 10वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हाल में जो कुछ मुद्दे हुए उन चीज़ों के बारे में। जैसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आतंकवाद के बारे में, और जो पर्यावरणीय मुद्दे हुए, प्रदूषण, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। उन चीज़ों के बारे में हम लोग 10वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये था सिलेबस जो कि आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का। अब हम लोग